हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। आज से हम लोग 10th क्लास का ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं चैप्टर नंबर 1 का सबसे पहला टॉपिक संसाधन को, कि संसाधन किसे कहा जाता है। तो संसाधन हर उस वस्तु को कहा जाता है जो हमारे पर्यावरण में उपस्थित है और जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। यानी कि हमारे पर्यावरण में उपस्थित हर वो वस्तु जिसका उपयोग हम कर सकें, उन वस्तुओं को क्या कहा जाता है? संसाधन कहा जाता है। एग्जाम्पल का बात करें तो क्या हो जाएगा? देखिए, ये जो बोर्ड है वो क्या है? संसाधन है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। ये जो पेन है वो क्या है? संसाधन है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जिस मोबाइल पे देख रहे हो इस वीडियो को, वो भी क्या है? एक प्रकार का संसाधन है। सोना, चांदी, कोयला, पत्थर, ये सभी के सभी क्या है? संसाधन है, क्योंकि इनका किसी न किसी रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो संसाधन पर्यावरण में उपस्थित हर वो वस्तु है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, लेकिन ये डेफिनेशन जो है ना, वो कहीं ना कहीं अधूरा है। अब अधूरा कैसे है, इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। इसके बाद आप खुद कहोगे कि हाँ सर, थोड़ा सा तो अधूरा है ये। अब देखिए, एक चीज़ है, मान के चलिए कि कहीं पे एक ज़मीन है। चलिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ। मान लो कि ये एक ज़मीन है, ठीक है, और ज़मीन के नीचे मान लो यहाँ पे कहीं पे आधा किलो सोना गड़ा हुआ है, ठीक है। ½ kg गोल्ड जो है वो यहाँ पे दबा हुआ है, ठीक है। अब आपको इसको यहाँ से निकालना है, तो निकालिएगा तो निकालने में कुछ पैसे लगेंगे, क्योंकि इसको पहले ड्रिल करना पड़ेगा, गड्ढा करना पड़ेगा, और यहाँ तक पहुँचोगे फिर इसे यहाँ से निकालोगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसको निकालने में जो खर्च आया वो आपको 1 करोड़ रुपये का खर्च आ गया इसको निकालने में, ठीक है। और जब आप इस सोना को बाजार में लेके गए बेचने के लिए, तो पता चला कि आपने जो सोना निकाला है वो 60 लाख रुपये का है। तो अब बताओ, क्या ये चीज़ संसाधन कहलाएगा? क्योंकि इसको जब हमने निकाला तो खर्च लगा 1 करोड़ रुपया, और जब हम बेचने गए तो हमें मिल कितना रहा है? 60 लाख रुपया, यानी कि 40 लाख रुपये का क्या है? हमें नुकसान हो रहा है। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग संसाधन नहीं कहेंगे जिसको निकालने से या जिसको इस्तेमाल में लाने की कोशिश किया जाए तो हमें नुकसान हो जाए, हमें घाटा हो जाए। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग संसाधन नहीं कहेंगे। दूसरा चीज़, मान लीजिए कि ये जो सोना गड़ा हुआ है यहीं पे है, मतलब बड़ी आसानी से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। लेकिन इस ज़मीन के ऊपर जहाँ पे ये गड़ा हुआ है, इस ज़मीन के ऊपर एक इमारत बना हुआ है, और ये इमारत ऐसा है जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, ठीक है। अगर इस इमारत को टच करेंगे तो किसी न किसी इंसान का या तो इंसानों के समूह को क्या लगेगा? ठेस पहुँचेगा, उनको बुरा लगेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है? ये मंदिर है, ठीक है। अब इस मंदिर को तोड़ करके हम लोग यहाँ से ये सोना निकालने की कोशिश करें तो क्या पब्लिक इसको एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा, है ना। मान लीजिए ये मस्जिद है, तो मस्जिद को तोड़ करके आप यहाँ से संसाधन निकालने की कोशिश करोगे तो क्या पब्लिक को पसंद आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे संसाधन का डेफिनेशन हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे कि हर वो वस्तु, है ना, हर वो वस्तु जो हमारे पर्यावरण में उपस्थित है तथा जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, साथ ही साथ जो सार्वजनिक रूप से स्वीकार्य हो, मतलब कि किसी को आपत्ति ना हो अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अलावा वो आर्थिक रूप से संभव भी हो। यानी कि हम लोग उसको आर्थिक रूप से अगर निकालने जाएं तो हमें घाटा ना हो, है ना, पैसे का नुकसान ना हो जाए उस संसाधन के इस्तेमाल से। बात समझ में आया? तो हमारे पर्यावरण में उपस्थित हर वो वस्तु जिसका हम इस्तेमाल कर सकें, जो आर्थिक रूप से संभव हो और जो सार्वजनिक रूप से क्या हो? स्वीकार्य हो, उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने सब कुछ लिख रखा है। तो संसाधन का मैंने डेफिनेशन बताया। संसाधन का एग्जाम्पल बोले तो कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, सोना हो गया, ये सभी के सभी क्या हैं? संसाधन के एग्जाम्पल हैं। लेकिन ये जो डेफिनेशन मैंने बताया था वो क्या था? अधूरा था। तो फिर मैंने बताया कि संसाधन का जब डेफिनेशन देते हैं तो हमें 2 चीज़ों को जोड़ना है। एक तो वो कि आर्थिक रूप से संभव होना चाहिए उस संसाधन को निकालना या उसको इस्तेमाल करने लायक बनाना, आर्थिक रूप से क्या हो? संभव हो, ठीक है। दूसरा, जो सार्वजनिक रूप से क्या हो? स्वीकार्य हो। आर्थिक रूप से जो संभव है उसे बोलते हैं इकोनॉमिकली फिजिबल, और जो सार्वजनिक रूप से स्वीकार्य है उसको इंग्लिश में कहा जाता है पब्लिकली एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो संसाधन क्या है? हर वो वस्तु है जो इकोनॉमिकली फिजिबल हो और पब्लिकली क्या हो? एक्सेप्टेबल हो, और साथ ही साथ उसका हम लोग क्या कर सकें? इस्तेमाल कर सकें, उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि संसाधन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं मानव का। मानव क्या है? तो मानव दुनिया का सबसे बड़ा संसाधन है। अब सवाल उठता है कि कैसे मानव संसाधन कैसे हो गया? तो संसाधन किसको कहते हैं? जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने किसके लिए? फायदे के लिए। तो हम अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं
नहीं करते हैं, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या होता है, आप लोगों का भला होता है, तो आप लोगों का फ़ायदा हो रहा है, मुझे भी कुछ पैसे मिलते हैं तो मेरा भी फ़ायदा हो रहा है। तो अपने फ़ायदे के लिए हमने इस हाथ का क्या किया, इस्तेमाल किया, इस मुंह का क्या किया, इस्तेमाल किया। तो भाई हमारा हाथ हमारा मुंह क्या है, संसाधन हो गया। और ये संसाधन किससे जुड़ा हुआ है, मेरे से जुड़ा हुआ है, यानी कि हम खुद ही क्या हो गए, एक संसाधन हो गए, ठीक है। तो मानव जो है एक संसाधन है, मतलब खुद तो संसाधन है ही है, साथ ही साथ अन्य संसाधनों को क्या करता है, उपयोग में लेकर के आता है, या तो कह सकते हैं कि अन्य संसाधन का क्या करता है, उसका विकास करता है, विकास कर करके उसको और ज़्यादा अच्छा बनाता है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि मानव जो है वो सभी संसाधनों के निर्माता के रूप में किस तरीके से काम करता है। तो देखिए, मानव जो है वो पर्यावरण में उपस्थित जितने भी संसाधन हैं उसका इस्तेमाल करता है, ठीक है। मानव जो है इन संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करता है, नई नई तकनीकों का इजाद करता है। तकनीक बोले तो टेक्नोलॉजी, ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी लाता है जिससे कि इसमें उपस्थित जो संसाधन है उसका इस्तेमाल हम लोग क्या कर सकें, ठीक है। जैसे क्या था भाई, समुंदर था, समुंदर का पानी है, ठीक है। तो समुंदर का पानी में एक बहुत ही बड़ा संसाधन छिपा हुआ था, नमक, ठीक। अब नमक को हमको समुंदर के पानी से बनाना ही नहीं आया, तो फिर ये नमक हमारे कोई काम का था नहीं था। लेकिन मानवों ने क्या किया, एक तकनीक बनाया और समुंदर के पानी से नमक बनाना सीख लिया, ठीक है। तो देखिए, पर्यावरण में उपस्थित एक संसाधन था, तकनीक के जरिए हमने क्या किया, उसको बाहर निकाल लिया। ये काम किसने किया, मानवों ने किया, ठीक है। इसके अलावा और क्या करते हैं, उन संसाधनों का विकास हो, वो संसाधन और अच्छा रूप में हमें प्राप्त हो सके, इसके लिए हम नए नए शिक्षण संस्थान बनाते हैं ताकि हम उन संसाधनों को क्या कर सकें, और अच्छा बना सकें, ठीक है बच्चों। तो ये भी बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि संसाधन का महत्व क्या है, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेस। क्या महत्व है संसाधन का? तो संसाधन जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर किसी पर्सनल इंसान, व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो अगर मेरे पास बहुत सारा सोना रहे तो हम बहुत अमीर कहलाएंगे, ठीक है। हमारे पास बहुत सारा ज़मीन रहे तो हम क्या कहलाएंगे, बहुत अमीर कहलाएंगे। मतलब कि हम सुख समृद्ध रहेंगे, है ना, हमें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, आर्थिक रूप से हमारा विकास होता चला जाएगा। तो किसी एक इंसान के पास भी अगर संसाधन है तो वो इंसान क्या है, सुखी है। इसके अलावा कोई समुदाय के पास कोई संसाधन, मान लो कि एक गाँव है और गाँव के आसपास बहुत सारी ज़मीनें हैं, तो गाँव के सभी लोगों के पास ज़मीनें हैं, ना, तो वो सभी के सभी क्या है भाई, सुखी हैं। तो संसाधन का होना इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस इंसान के पास भी संसाधन है वो इंसान क्या है, अच्छा है। ये सिर्फ ना इंसानों के लिए वैलिड है बल्कि एक समुदाय के लिए भी। जिस समुदाय के पास क्या है, संसाधन है, वो समुदाय क्या है, काफ़ी खुश है। अब बात करते हैं देश का। जिस देश के पास बहुत ज़्यादा संसाधन है वो देश अमीर होता है। जैसे कि जितना भी गल्फ़ कंट्री आप लोग देख रहे हो, जैसे कि अरब हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, है ना, ये सब देशों में क्या था, तेल के कुएँ हैं, वहाँ से तेल निकलता है, पेट्रोलियम निकलता है। ये क्या है, पेट्रोलियम क्या है, एक प्रकार का संसाधन है। और उसके वजह से वो सभी देश क्या है, बहुत ज़्यादा अमीर हैं, बहुत ज़्यादा पैसा है वहाँ पर। तो जितना ज़्यादा संसाधन किसी देश के पास, वो देश उतना ही ज़्यादा अमीर। तो अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि जितना भी पुराने ज़माने से लड़ाइयाँ चली आ रही है वो सिर्फ किस लिए है, तो वो इसलिए है ताकि हम दूसरे का संसाधन क्या कर सकें, छीन लें, ठीक है। वो कुछ ऐसा था उसके पास जो कि उसको अमीर बना रहा था, हम उसको जाके क्या करें, छीन लें। रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, इराक पे अभी अमेरिका का कब्जा है। क्यों किया था उसने ऐसा, ताकि वो इराक के जो तेल के कुएँ हैं ना, उस पर क्या कर सके, अपना कब्जा कर सके, उसके तेल पे कब्जा कर सके और बाज़ार में क्या कर सके, महंगे दामों पर अपने तेलों को बेच सके। इसलिए उसने क्या किया था, ऐसा किया था। तो जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं सब तकरीबन देखा यही गया है कि दूसरे के संसाधन पे कब्जा कर लेने के लिए लोग लड़ाइयाँ लड़ते हैं, क्योंकि संसाधन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस देश के पास संसाधन ज़्यादा वो देश उतना ही ज़्यादा समृद्ध। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग देखेंगे कि संसाधन कितने प्रकार का होता है। तो आप लोग उससे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर चलते हैं संसाधन के प्रकार देखते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि संसाधनों को किस प्रकार से बांटा गया है अलग अलग कैटेगरीज में, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो देखिए, किसी भी चीज़ को अगर आपको बांटना है तो एक आधार लेना पड़ेगा कि आप उस चीज़ को किस आधार पे बांट रहे हैं। उसी तरीके से संसाधनों को भी आधार पे बांटा गया है। एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। आपको अपने जो क्लास है उसके बच्चों को बांटना है, ठीक है। आधार मिला कि जो अच्छा फुटबॉल खेलते हैं उसकी एक टीम बनो, ठीक है। तो क्या होगा, आप टीम कैसा बनाओगे भाई, तो वैसे बच्चों का टीम बनाओगे जो फुटबॉल क्या करते हैं, अच्छा खेलते हैं।
आधार मैंने चेंज कर दिया। अब मैंने कहा जो अच्छा कबड्डी खेलते हैं उनकी टीम बनाओ। तो इस बार जो टीम है ना वो अलग बनेगी, क्योंकि पहले बार आधार कुछ और था। पहली बार आधार था कि जो फुटबॉल अच्छा खेलते हैं, अब आधार हो गया कि जो कबड्डी अच्छा खेलते हैं। ठीक है, हो सकता है कि एक दो प्लेयर दोनों में सेम रहें, लेकिन मतलब ज़्यादातर चांस ये है कि दोनों टीमें क्या होंगी, अलग अलग होंगी। आधार को थोड़ा और चेंज कर दिया। आधार अब ये है कि जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं उनकी एक टीम बनाओ। तो हो सकता है कि इस बार टीम जो है ना वो बिल्कुल ही नई बन करके आए, यानी कि अलग अलग बेसिस पे अगर आप टीम बनाओगे तो टीमें जो हैं वो कैसी बनेंगी, अलग अलग बनेंगी। ठीक है, उसी तरीके से संसाधन को भी अलग अलग आधार पे बांटा गया है और अलग अलग तरीके के रिजल्ट मिले हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से संसाधनों को बांटा गया है। तो सबसे पहले बांटा गया है उपलब्धता के आधार पे, कि संसाधन जो हमें मिला है वो प्रकृति ने दिया है या मानवों ने खुद से बना लिया है उसे। तो उपलब्धता के आधार पे संसाधन को दो हिस्से में बांटा गया है। पहला है वैसे संसाधन जो प्रकृति ने हमें दिया है, उसे क्या कहते हैं, प्रकृति प्रदत्त संसाधन कहते हैं। और दूसरा है कि वैसा संसाधन जो मानवों ने खुद से बना लिया है, उसे क्या कहते हैं, मानवकृत संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जो हमें हवा मिल रहा है, तो हवा क्या है, इसमें इंसानों का कोई रोल नहीं है, भगवान ने दिया है हमें। ठीक है, तो वो प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन हो गए। लेकिन ये जो पेन बनाया है, इसको बनाने में भगवान ने कोई रोल नहीं निभाया है। हाँ, हमें बुद्धि दिया है, ये अलग बात है, लेकिन इसे बनाया है किसने, इंसानों ने बनाया है। तो ये क्या हो गया, मानवकृत संसाधन हो गया। ओके, अब बात करते हैं स्रोत या तो फिर उत्पत्ति के आधार पे, कि वो संसाधन आए कहाँ से हैं। ठीक है, तो इस आधार पे भी संसाधन को दो हिस्से में बांटा गया है। एक संसाधन को कहा जाता है जैविक संसाधन और एक संसाधन को कहा जाता है अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन किसे कहा जाता है भाई, तो इन दोनों को हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं एक हिंट दे देता हूँ यहाँ पे। तो वैसे संसाधन जो जिंदा चीज़ों से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं, जैविक संसाधन कहते हैं। और वैसे संसाधन जो मरे हुए चीज़ों से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं, अजैविक संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं पुनः प्राप्ति के आधार पे, यानी कि कुछ ऐसे संसाधन हैं जिसे हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं और कुछ ऐसे संसाधन हैं जिसका उपयोग हमने एक बार कर लिया तो उसे फिर से हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस आधार पे भी संसाधन को दो हिस्से में बांटा गया है। एक संसाधन को कहा गया नवीकरणीय संसाधन और एक को कहा गया अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय किसको कहते हैं बच्चों, तो वैसे संसाधन जिसका इस्तेमाल हम लोग फिर से कर सके, जैसे कि हवा। हवा क्या है भाई, नवीकरणीय है, हम लोग इस्तेमाल करते जा रहे हैं और हवा पीछे से क्या है, बनती चली जा रही है। मतलब जो खत्म होने के चांसेस जिसके नहीं हैं, जैसे कि क्या हो गया, सनलाइट है ना, सूरज की जो गर्मी है या धूप है वो क्या है, एक प्रकार का संसाधन है। ठीक है, उससे हम सोलर एनर्जी बनाते हैं, तो उसके ख़त्म होने के चांसेस हैं क्या, नहीं है। ठीक, तो वो कैसे संसाधन है, नवीकरणीय। हम लोग जितना मर्जी इस्तेमाल करें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, एक साइड से इस्तेमाल करते चले जाइए, दूसरे साइड से वो बनता चला जाएगा। ओके, लेकिन कुछ ऐसे संसाधन हैं जिसका आपने एक बार इस्तेमाल कर लिया तो दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, कोयला। कोयला को अगर आपने एक बार इस्तेमाल कर लिया तो कम से कम आप तो फिर उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। कोयला बनने में बहुत टाइम लगता है, लाखों साल लगता है बनने में, तो हम लोग 1 लाख साल तक जिंदा तो नहीं रहेंगे ना, हम लोग तो मर जाएंगे। पेट्रोल, एक बार आपने पेट्रोल को जला दिया अपने गाड़ी में तो क्या उसके धुएं से फिर से पेट्रोल बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो ये सभी के सभी कैसे हो गए, अनवीकरणीय संसाधन हो गए। मतलब जिसका एक बार इस्तेमाल कर लेने पे उसकी पुनः प्राप्ति नहीं की जा सके उसे क्या कहते हैं, अनवीकरणीय कहते हैं। और जिसका इस्तेमाल करने के बाद फिर से बनाया जा सके, वैसे संसाधन जिसका इस्तेमाल करने के बाद वो फिर से बन जाए या तो फिर से हम उसे क्या करें, बना दें, उसे क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब देखिए, थोड़ा देर पहले मैंने एक बात कहा था कि मानव जो है वो क्या है, एक संसाधन है। बड़ा ही अच्छा सा सवाल है, मानव कैसा संसाधन है, नवीकरणीय है या अनवीकरणीय है, सोचिए। तो मानव जो है वो नवीकरणीय संसाधन है। क्यों भाई, एक इंसान मरता है, एक बच्चा मरता है तो दूसरा पैदा हो जाता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि भाई हमारे ज़िंदगी में वो नहीं पैदा होगा। ठीक है, मान लो कि मतलब किसी इंसान का एक बच्चा डेथ कर गया, ठीक है, तो उसका दूसरा बच्चा है या दूसरा बच्चा हो सकता है। ठीक है, तो मतलब मानव जो है वो नवीकरणीय संसाधन है, कभी ख़त्म होने वाले नहीं है। ठीक, अब कोई डिजास्टर आ जाए तो बात अलग है, वरना इसको कहाँ रखा गया है, नवीकरणीय संसाधन में रखा गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व का मतलब होता है कि किसी भी संसाधन पे कब्जा किसका है, मालिकाना हक किसका है। तो स्वामित्व के आधार पे जो संसाधन है उनको 4 हिस्से में बांटा गया है।
कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिस पे किसी एक व्यक्ति का हक होता है, तो वैसे संसाधनों को कहा जाता है व्यक्तिगत संसाधन या तो फिर निजी संसाधन। जैसे कि ये जो ब्लैक बोर्ड है इस पे किसका हक है, या व्हाइट बोर्ड है ब्लैक नहीं, तो इस पे किसका हक है, मेरा हक है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, निजी संसाधन है। इस पेन पे किसका हक है, मेरा हक है, तो ये पेन मेरा हो गया, है ना, तो ये निजी संसाधन है। ये जो सामने में कैमरा लगा हुआ है वो मेरा है, तो निजी संसाधन है, ठीक है। तो निजी संसाधन उसे कहते हैं जिस पे किसी एक व्यक्ति का हक हो, उसे क्या कहेंगे, निजी संसाधन या तो व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा हो गया सामुदायिक संसाधन, तो मतलब वैसा संसाधन जिस पे किसी समुदाय का हक हो, है ना, उसे क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन। जैसे कि किसी मोहल्ले में एक पार्क है खेलने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए। अब कोई एक इंसान कहे कि इस पार्क में सिर्फ मेरा बच्चा खेलेगा, तो लड़ाई रखा हुआ है, क्योंकि पार्क तो सभी का है। तो वैसे चीज़ों को क्या कहा जाता है, सामुदायिक संसाधन कहा जाता है, जिसपे सभी का कब्जा हो। जैसे शमशान घाट हो गया, कब्रिस्तान हो गया, तो ये सब क्या है भाई, तो सामुदायिक है। कोई एक इंसान इस पे कब्जा नहीं कर सकता कि हाँ भाई शमशान घाट है तो सिर्फ मेरे ही लोग यहाँ पे जलेंगे मरने के बाद, किसी और को जलाने नहीं दूंगा, तो मतलब कि वो पिटाने वाला बात बोल रहा है ना। तो वैसे संसाधन जिसपे पूरे एक समुदाय का क्या हो, हक हो, उसे क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं राष्ट्रीय संसाधन का। राष्ट्रीय संसाधन वैसा संसाधन होता है जिसपे किसी राष्ट्र का कब्जा हो, उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल का बात करें तो इंडिया की जितनी भी ज़मीनें हैं वो सब के सब क्या है भाई, राष्ट्रीय संसाधन है। अब आप लोग कहोगे सर ऐसे कैसे, ज़मीन तो किसी भी इंसान का अपना अपना होता है। तो बच्चों ज़मीन जो है ना वो सब सरकार की ज़मीनें हैं। हाँ, सरकार ने अलॉट कर रखा है कि भाई ये ज़मीन पे आप जोतो, ये ज़मीन पे आप अपना ये करो, खेती करो, ये ज़मीन को आप अपने इस्तेमाल में लो, घर बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, ये सरकार ने हमें अलॉट कर रखा है। वरना ये ज़मीनें हैं किनकी, सरकार की हैं। यकीन नहीं आ रहा है ना, तो अब देखिए बताता हूँ। मान लीजिए कहीं पे सड़क बनना है, ठीक है, रोड बनना है, तो उस रोड को बनाने के लिए जब सरकार को ज़मीन की ज़रूरत होती है तो किसी से पूछती भी है क्या कि ये ज़मीन मैं लूँ या नहीं लूँ, वो सीधा सारी की सारी ज़मीनें ले लेती हैं। हाँ, दिल किया तो उसको कुछ मुआवजा दे दिया कि हाँ भाई इतना ज़मीन आपका लिया है तो आप इतना मुआवजा ले लीजिए। अदरवाइज़ वो सरकार जो है ना क्या करती है, सारी की सारी ज़मीनें कब्जे में लेती हैं और रोड बना देती हैं, ठीक। तो वो ज़मीनें किसकी हैं, सरकार की हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सरकार की होती है। जैसे मान लो ये ज़मीन आपकी, आप एकदम पूरा कब्जा करके बैठे हो कि ये ज़मीन मेरी है। अचानक से आपको पता चला कि इस ज़मीन के नीचे यहाँ पे कहीं पे पेट्रोलियम है, ठीक है। तो ये जो पेट्रोलियम है, आप ये मत सोचने लगना कि अब हम तो माला माल हो गए, हमें तो पेट्रोलियम मिल गया हमारे ज़मीन के अंदर। जैसे ही ज़मीन के अंदर कोई चीज़ मिलता है वो चीज़ सरकार की हो जाती है, ठीक है। तो ये भी सरकार के कब्जे में हो गया। अब बात करते हैं कि और क्या होता है, ठीक है। तो ये देखिए अपना इंडिया का ये निचला वाला पोर्शन है, ये निचला वाला पोर्शन ऐसे अपना इंडिया का हो गया। तो ये जो है वो इंडिया का क्या हो गया, बाउंड्री हो गया, ठीक है। तो इससे तकरीबन 12 नॉटिकल माइल्स, नॉटिकल माइल्स क्या होता है भाई, तो जैसे हम लोग यहाँ पे दूरी को नापते हैं ना किलोमीटर में, मीटर में, उसी तरीके से समुद्र में जो दूरियां मापी जाती हैं वो नॉटिकल माइल्स में मापी जाती हैं, ठीक है। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक की जितना भी समुद्र है, ठीक है, वो इंडिया का कब्जा में माना जाता है। इसमें मान लो कि पेट्रोल मिल गया, तेल मिल गया, कुछ भी मिल गया, तो इस पे किसका कब्जा होगा, सिर्फ और सिर्फ इंडिया का कब्जा होगा। तो ऐसी चीज़ें, ऐसा संसाधन क्या कहलाता है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है, जिस पे किसी राष्ट्र का कब्जा हो। जैसे इंडियन रेलवे क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का, कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वो संसाधन होता है जिस पे किसी राष्ट्र का कब्जा नहीं होता है, वो सभी के लिए फ्री है, कोई भी राष्ट्र उसका इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, इस पे मतलब नियंत्रण रखने के लिए कुछ संस्थाएं बनी हुई हैं जिनका दुनिया के सभी देश मिल करके सपोर्ट करते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, ठीक है। बहुत से देश क्या हैं उससे जुड़े हुए हैं, हम तो कहेंगे कि दुनिया के तकरीबन सभी देश जुड़े हुए हैं, कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो अब जरा से इसको समझते हैं कि ये क्या है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा ज्ञान का बात और हो जाए। दुनिया में जितनी भी ये है ज़मीनें हैं, या तो कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो पूरा हिस्सा है उस पूरे हिस्से पे मात्र 29% पे क्या है, ज़मीन है। और बाकी का जो है कितना परसेंट बच गया भाई, 71 बच गया ना। तो ये जो पूरा का पूरा है इस पे क्या है भाई, पानी है, ठीक है। तो मतलब ज़्यादातर हिस्सा जो है वो क्या है, पानी वाला हिस्सा है। और इस पानी पर कब्जा किसका है, तो अब फिर से एक बार इंडिया का नक्शा बना दीजिए, नीचे वाला पोर्शन, ये रहा अपना इंडिया का नीचे वाला पोर्शन। मैंने कहा कि यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक की जो दूरी होती है, ठीक है, तो ये इंडिया का खुद का कब्जा माना जाता है कि इतना दूरी तक अगर कोई चीज़ मिल गया तो ये इंडिया का, इस पर कोई और कब्जा नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स तक, कितना बच्चों,
200 नॉटिकल माइल तक अगर कोई चीज मिलता है तो इस पर भी क्या होगा, इंडिया का कब्जा होगा। ठीक है, तो अब आप लोग पूछोगे कि सर ये बताइए ये 11 नॉटिकल माइल्स में और 200 नॉटिकल माइल्स में फ़र्क क्या है। तो फ़र्क ये है कि इस 11 नॉटिकल माइल्स में अगर कोई दूसरा देश अपना जहाज़ लेके आता है तो इंडिया से पूछ के लेके आएगा। अगर बिना पूछे लेके आता है तो इंडियन सरकार के पास ये अथॉरिटी है कि उस जहाज़ को बम मार के उड़ा दे, यानी कि ये इंडिया का खुद का है। लेकिन ये जो 200 नॉटिकल माइल्स है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे दूसरा देश अपना जहाज लेके जा सकता है, इसको इंडिया उड़ा नहीं सकता, ठीक है, मार नहीं सकता, ठीक, क्योंकि भाई ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस पे अगर कोई सामान मिलता है तो कब्जा तो इंडिया का माना जाएगा, क्योंकि भाई 200 किलोमीटर तक इंडिया का है। लेकिन इंडिया किसी दूसरे देश को या दूसरे देश के जहाज़ों को आने जाने से यहाँ पे नहीं रोक सकता। लेकिन यहाँ पे जो 11 नॉटिकल माइल्स तक का जो बात था, उसमें कोई अगर आना जाना भी चाहे तो इंडिया से पूछ करके आएगा जाएगा। ठीक है, फर्क समझ में आ गया। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय वाला बात कहाँ से आया, तो अब बताते हैं। तो किसी भी क्षेत्र से, मतलब किसी भी देश के बाउंड्री से अगर 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का जितना भी पानी वाला हिस्सा है, इधर जितना भी पानी होगा, ये सबका सब क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय है। इस पे किसी देश का ये नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय। कोई भी देश इस पे कब्जा नहीं कर सकता, सभी देश का बराबर का हक है। ठीक है, चाइना ने थोड़ा सा ये किया है, दुस्साहस किया है कि वो मतलब समुद्री इलाकों में अपना क्या कर रहा है, बेस बना रहा है, सैनिकी अड्डे बना रहा है। तो जिसके लिए सारे देश जो मिल करके हल्ला कर रहे हैं, चाइना को डराने की कोशिश कर रहे हैं, चालू है ना। तो कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय जो ये है जगह है उस पर अपना कब्जा नहीं कर सकता। और ये जो जगह है वो तकरीबन जो है वो क्या है, पानी वाला हिस्सा है, क्योंकि बाकी जो सूखा सूखा इलाका है वो तो कहीं ना कहीं कोई देश है बना हुआ है ना, या तो किसी देश के कब्जे में है वो जगह। लेकिन जो समुद्री इलाका है वो अंतर्राष्ट्रीय आता है। और कहाँ भाई, कहाँ से होता है, तो किसी भी देश के जो बाउंड्री है उस बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल्स तक, उसके बाहर की जितनी भी दूरियां हैं, जितने भी मतलब समुद्र का ये है हिस्सा है, वो सभी के सभी अंतर्राष्ट्रीय हो गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए, संसाधन को एक और तरीके से बांटा गया है, उसे कहा गया है विकास के स्तर के आधार पे, यानी कि कोई भी संसाधन कितना विकास किया हुआ है उस आधार पे। अब बोलोगे कि सर ये क्या है, तो इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे, बेफिक्र रहिए, फिर भी मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए विकास के स्तर के मतलब क्या होता है, ये एक संसाधन है, ठीक है, बनना स्टार्ट हुआ एक ही बार में तो ये नहीं बन गया होगा ना, हो सकता है पहली बार में सिर्फ ढक्कन बना तो अभी ये पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है, दूसरी बार में इसके अंदर का रिफिल बना तो अभी भी ये पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है, अलग अलग स्टेट है ना इस संसाधन का। तो उसी तरीके से यहाँ पे किसी भी संसाधन के विकास का स्तर क्या है, उस आधार पे संसाधन को 4 हिस्से में बांटा गया है। एक संसाधन को कहा जाता है संभाव्य संसाधन, इसे हम लोग जानेंगे कि संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं, अगला टॉपिक हमारा यही होगा। एक को कहा जाता है ज्ञात संसाधन, एक को कहा जाता है भंडारित और एक को कहा जाता है संचित। हम यहाँ पे इसको समझने के लिए थोड़ा सा ऐसे मुंह से बोलने के लिए अपना टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, हम लोग एक एक करके अगली बार में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो यही होगा और ढंग से समझेंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कुछ समझ में आ गया होगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इससे पहले वाले स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि संसाधनों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, यानी कि बांटा गया है। अगर हम उसे एक डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करें तो वो डायग्राम हमारा किस तरीके से बनेगा उसे हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास जो संसाधन है उसे मुख्यतः 2 हिस्से में बांटा जाता है। पहला जो हमें प्रकृति ने दिया है वैसे संसाधन, और दूसरा जो मानवों ने खुद से बना लिया है वैसे संसाधन। ठीक है, तो संसाधन को 2 हिस्से में बांट दिया गया, प्रकृति प्रदत्त संसाधन और साथ ही साथ मानवकृत संसाधन। ओके, अब हम लोग इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो प्रकृति प्रदत्त संसाधन है ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक को कहा जाता है नवीकरणीय संसाधन और एक को कहा जाता है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन उसको कहते हैं जो फिर से बन सके, ठीक है, एक बार इस्तेमाल हो जाए उसे फिर से बना ले तो उसे क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन। और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं भाई, तो वैसे संसाधन जिसका इस्तेमाल अगर आपने एक बार कर लिया तो उसे दोबारा नहीं बनाया जा सके, उसे क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ओके, अब थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। नवीकरणीय संसाधन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, अजैविक संसाधन होते हैं और साथ ही साथ जैविक संसाधन होते हैं। तो अजैविक संसाधन किसको कहेंगे बच्चों, तो वैसे संसाधन जो निर्जीव हो या तो निर्जीवों से प्राप्त हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अजैविक संसाधन। जैसे कि हवा हो गया है ना, साथ ही साथ क्या हो गया, पानी हो गया। तो ये सभी हम लोगों को कहाँ से प्राप्त हुआ है, प्रकृति से प्राप्त हुआ है और ये सब अजैविक है, यानी कि इनमें कोई जान वगैरह नहीं है।
ठीक है। तो ये सभी अजैविक संसाधन हो गए। अब बात करते हैं जैविक संसाधन का। तो जैविक संसाधन वैसे संसाधन को कहा जाता है जो या तो खुद अपने आप में एक जीव हो या तो फिर जीवों से प्राप्त होता हो, मतलब जो जिंदा चीज़ों से प्राप्त होता हो या तो वो खुद ही एक जिंदा चीज हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, जैविक संसाधन कहते हैं। अब जैविक संसाधन को हम लोग देखें तो दो प्रकार से देख सकते हैं कि जितने भी प्राकृतिक वनस्पति हैं यानी कि जो जंगल है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैविक संसाधन कहते हैं, और प्राकृतिक वनस्पति के रूप में वो पाया जाता है। यानी कि जंगल हमारे लिए क्या है, एक संसाधन है, और जंगल के निर्माण में हम लोगों का कोई रोल वहाँ पे नहीं है, ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से मिले हैं वो। दूसरा है कि उस जंगल में पाए जाने वाले जो जीव हैं वो भी क्या है भाई, जैविक संसाधन है और नवीकरणीय है, ठीक है। नवीकरणीय का मतलब क्या होता है, फिर से बन सकते हैं। बंदर का बहुत सारा बच्चा हो सकता है, ठीक है, अगर उसे मतलब कोई एबनॉर्मल ढंग से मारे नहीं, खत्म ना करे, तो बंदर हमेशा के लिए रहेगा। ऐसा नहीं कि बंदर खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है कि भालू खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये सभी के सभी नवीकरणीय संसाधन के एग्जाम्पल थे। अब बात करते हैं अनवीकरणीय संसाधन का। तो अनवीकरणीय संसाधन दो प्रकार का होता है। एक होता है नाशवान। नाशवान का मतलब होता है कि एक बार जिसका इस्तेमाल कर लिया फिर से वो नहीं बन सकता, ठीक है। जैसे कि पेट्रोल को अपने गाड़ी में आपने डाला और गाड़ी चला लिया, धुआं निकला, उस धुएं से फिर कभी भी आप पेट्रोल नहीं बना सकते हो, ठीक है, अनवीकरणीय। उसी तरीके से एक और होता है तो ये अनवीकरणीय ही, लेकिन उसको कम से कम एक बार इस्तेमाल के बाद फिर से बनाया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्या है, प्लास्टिक की कोई चीज़ है, ठीक है, प्लास्टिक की बोतल ले लेते हैं, जो पानी पीते हैं जिसमें, वो क्या है, अनवीकरणीय है। एक बार प्लास्टिक की बोतल इस्तेमाल कर लिया तो दोबारा फिर से प्लास्टिक नहीं बनता है, ठीक है, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, चक्रित कर सकते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं पुनः चक्रण करना। उस बोतल को हम लोग क्या कर सकते हैं, गला करके फिर से एक नया प्लास्टिक का बोतल बना सकते हैं। है तो वो अनवीकरणीय, ठीक है, लेकिन उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पुनर्उपयोगी बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया कि अनवीकरणीय में एक नाशवान होता है कि एक ही बार के इस्तेमाल में खत्म हो जाता है, और एक ऐसा होता है जिसको हम लोग 2-3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए है, ऐसा नहीं। अगर कहीं आप लोगों को ये लग रहा है कि वो हमेशा के लिए है तो ऐसा नहीं होता है। जैसे आप लोगों को जो ये जो कागज़ वगैरह देखते हो ना, जिस कागज़ का इस्तेमाल हम लोग कॉपी पे लिखने के लिए करते हैं, या तो जो मतलब कार्टून वगैरह बन के आता है, उस पर अगर हमने लिख दिया, लिखने के बाद उसे फिर से हम लोग रद्दी वाले को बेच देते हैं, रद्दी वाला उसे दुकानदार के पास लेके जाता है, या तो कह सकते हैं फैक्ट्री वाले के पास लेके जाता है, फैक्ट्री वाला फिर से उसे नया कागज़ बना देता है। तो क्या ये हमेशा के लिए है क्या? तो फिर तो ये नवीकरणीय हो जाना चाहिए था। तो हमेशा के लिए नहीं है, 7 बार ऐसा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। हो सकता है 8 बार कर लो, लेकिन इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं जा करके वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसीलिए वो नवीकरणीय नहीं है, अनवीकरणीय है। ओके, चलिए अब देखते हैं मानवकृत संसाधन। तो मानवकृत संसाधन क्या है, मानवों ने क्या किया, बड़ी बड़ी संरचनाएं बनाई, जैसे कि घर वगैरह बनाया, संस्था बनाया, वो सब क्या है, संसाधन है हमारे लिए। हम जो आज गर्मी में, जाड़ा में, बरसात में सर छिपाने के लिए जो जगह बना रखे हैं, जिसे हम लोग घर कहते हैं, वो हमारे लिए क्या है, एक संसाधन है। बनाया किसने, मानवों ने बनाया। तो वैसे सभी जितनी भी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं, रेलगाड़ी बनाया, मोटरसाइकिल बनाया, ये सब का सब क्या है भाई, संसाधन है, ठीक है। तो जो संरचना में आएगा वो घर वगैरह आएगा। तो घर वगैरह किसने बनाया है, मानवों ने बनाया है। तो संरचना और संस्था हो गया। इसके अलावा जो गुणवत्ता वाली चीज़ें या मात्रा वाली चीज़ें, ये सब भी किसने बनाया है, मानवों ने बनाया, ठीक है। गुणवत्ता का मतलब क्या है भाई, कोई इंसान खुद ही बड़ी काबिल हो जाता है, ठीक है। अब देखिए एक एग्जाम्पल के जरिए समझिए। ये वाला पेन, मतलब बुरा मानने वाली बात नहीं है, हकीकत ये है। चलो दूसरा चीज़ एक एग्जाम्पल लेते हैं। मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, चाइना का मोबाइल फ़ोन, वीवो का 15,000 का फ़ोन इतना बढ़िया क्वालिटी का होता है कि अगर इंडिया में वो चीज़ बनाने के लिए सोचा जाए तो उसका कॉस्ट उसके क्वालिटी से मैच करता हुआ अगर क्वालिटी वाला फ़ोन बनाइएगा तो 30 से 40,000 रुपये का खर्च बैठेगा। तो फ़र्क कहाँ है, तो फ़र्क वहाँ है कि वहाँ के जो लोग हैं ना, वो ज़्यादा कुशल हैं, ज़्यादा अच्छे हैं अपने काम में क्या है, माहिर हैं। तो इसीलिए वो कम दाम में ही अच्छा प्रोडक्ट रेडी कर देते हैं। और जहाँ पे जो कारीगर है वो अच्छा नहीं है, तो वो एक तो समय ज़्यादा लेगा, ऊपर से जो चीज़ बना रहा है उसका कॉस्ट ज़्यादा कर देगा, ज़्यादा बैठा देगा। और जो तीसरा चीज़ है वो ये है कि इसकी क्वालिटी भी इसके साथ मैच नहीं करेगी, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मानवों ने और भी एक तरक्की किया है
संसाधन के रूप में उन्होंने गुणवत्ता वाली चीज़ें बनाई है या तो खुद ही बहुत ज़्यादा गुणवान बन गए हैं। ठीक है जी। तो ये मानव कृत संसाधन में दो प्रकार का हो गया कि संरचना और संस्था बनाया, साथ ही साथ गुणवत्ता बनाया और साथ ही साथ मात्रा बनाया। ओके, तो इस तरीके से जो संसाधन का वर्गीकरण है वो हम लोगों ने पढ़ लिया डायग्राम के जरिए। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा जो बच गया था वो टॉपिक जिसके बारे में कहा था कि अवस्था के आधार पर संसाधन को बांटना है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछता है, तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग वहाँ चलते हैं। तो हमें जो अगला टॉपिक दिया गया है पढ़ने के लिए वो है संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास से क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि जो संसाधन हमें प्राप्त हुए हैं उन संसाधनों का हम लोग क्या करें, विकास करें, उसको जिस रूप में प्राप्त हुआ है उस रूप से क्या करें, अच्छा बनाएं। संसाधनों के विकास में एक विकास मानवों का भी था, यानी कि मानव भी जो है वो क्या है, एक प्रकार का संसाधन है। तो अगर संसाधन का विकास होना है तो मानव का भी विकास होना क्या था, जरूरी था। अब बात को समझते हैं कि संसाधन का विकास क्यों जरूरी था, तो मानव के विकास से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने थोड़ी देर पहले भी अभी ये बात बताया है कि इंडिया के कुछ मजदूर हैं, मजदूर छोड़िए हटाइए, झारखंड में जो बहुत सारे किसान हैं, तकरीबन 1 करोड़ किसान हैं झारखंड में, वो लोग इतना ही अनाज उपजा पाते हैं कि पूरा साल अगर बैठ के खाएं ना वो लोग तो अपना भोजन भी पूरी तरीके से प्राप्त नहीं कर पाएंगे, यानी कि पूरे झारखंड को वो नहीं खिला पाएंगे वहाँ के किसान। लेकिन इतने ही किसान अमेरिका में जो खेती करते हैं वो क्या करते हैं, वो इतना ज़्यादा अनाज उपजा लेते हैं कि वो पूरे अमेरिका को साल भर खिला सकते हैं। ठीक है, तो भाई फ़र्क कहाँ है? तो फ़र्क यहाँ है कि यहाँ के जो किसान हैं वो जो संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं वो पुराना है। उन संसाधनों के, उन तकनीकों के इस्तेमाल से उतनी ज़्यादा उपज नहीं हो पाती है जितना कि अमेरिका वाला कर लेता है। ठीक है जी, तो संसाधन का विकास होना बहुत ज़रूरी है, तभी इंसानों का विकास हो पाएगा, कह सकते हैं तभी देश का विकास हो पाएगा, तभी जो है पूरे विश्व का विकास हो पाएगा। ठीक है, अगर विश्व का कोई भी एक हिस्सा विकसित नहीं है तो समझिए कि वो पूरा विश्व को विकसित हम लोग नहीं कह सकते। इसीलिए संसाधन का विकास होना क्या है, बहुत जरूरी है। लेकिन हुआ इसके उलट। क्या हुआ भाई? तो कुछ लोग लालच में पड़ गए और अपने लालच की पूर्ति के लिए उन्होंने संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया, इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया, इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया कि जो संसाधन जिस रूप में था वो अच्छा तो क्या बनता, वो और बुरा बनने लगा। यानी कि जैसे देखिए छोटा सा एग्जाम्पल, लोगों ने फैक्ट्री वगैरह लगाने के लिए इतना ज़्यादा पेड़ काटा कि जंगलों की कमी हो गई। ठीक है, अब जंगलों की कमी से क्या हुआ भाई, अनेक प्रकार के दुष्परिणाम सामने आए। ठीक है, बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हुई। तो ये सब कुछ हम लोग एक एक करके अभी पढ़ते हैं। ठीक है, संसाधनों का विकास आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल हुआ जिससे कि कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई। तो हुआ क्या, हुआ ये कि कुछ व्यक्तियों की लालच से संसाधनों का ह्रास होने लगा, यानी कि संसाधनों में क्या होने लगा, कमी होने लगा। क्यों? क्योंकि ये लोग अंधाधुंध उसका इस्तेमाल कर रहे थे, तो संसाधन में कमी तो आएगी ही। ठीक है, इससे और क्या हुआ भाई, और ये हुआ कि संसाधनों का कुछ बंटवारा जो था वो भी गलत हो गया। ठीक है, गलत कैसे हो गया? तो कुछ अमीर लोग संसाधनों पे क्या कर लिए, कब्जा कर लिए। या तो कुछ ऐसे भी हैं, कई ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे संसाधनों का बंटवारा जो है वो गलत ढंग से प्रकृति के द्वारा ही किया गया है। जैसे कि झारखंड या तो छोटा नागपुर जो है, यहाँ पे बहुत से ऐसे मतलब खनिज पदार्थ दे दिए गए हैं ज़मीन के अंदर जो कि वहाँ के लोगों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। वहाँ के लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन वही अगर हम बात करें एकदम उस तरीके का जो नॉर्थ ईस्ट वाला अपना जो ये है इंडिया है, उस तरफ जो मेघालय वगैरह साइड का है, वहाँ पे संसाधन के नाम पे कुछ है ही नहीं। तो प्रकृति ने ही बेईमानी कर दी है उनके साथ। ठीक है, तो संसाधनों का गलत बंटवारा हो गया जिससे हुआ क्या, पूरा जो समाज था वो गरीब और अमीर में क्या हो गया, बट गया। और कहीं भी अगर समाज का बंटवारा होता है तो वो चीज़ देश के हित में नहीं होता है, वो चीज़ समाज के हित में नहीं होता है। ठीक है, तो संसाधनों के बंटवारे की वजह से जो ये वाला जो समस्या उत्पन्न हो रहा है इसको भी हमें क्या करना है, समाप्त करना है। इसके अलावा संसाधनों का जो अंधाधुंध दोहन हुआ है उसके वजह से ओजोन परत में छेद हो गया, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो गई और साथ ही साथ प्रदूषण का जो स्तर है वो दिन ब दिन क्या हो रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है भाई? तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि जो टेम्परेचर होना चाहिए था पूरे विश्व का वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ने का कारण क्या है? तो टेम्परेचर मेंटेन करने का जो जिम्मा है पूरे पृथ्वी पर वो एक गैस को मिला हुआ है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। वही जो है वो टेम्परेचर को क्या किए हुए है, मेंटेन किए हुए है। ठीक है, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है ना 0.02%। अगर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो बढ़ जाए तो वो गर्मी को ज़्यादा रोकने लगेगा।
ठीक है, ज़्यादा रोकने लगेगा तो पूरे जो पृथ्वी है उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, अचानक से बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्यों पैदा हो रहा है, तो इसका कारण है कि दिन ब दिन बहुत सी फैक्ट्रियाँ लगती चली जा रही हैं और उन फैक्ट्रियों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में जाके इकट्ठा हो रहा है और वो गर्मी को बढ़ा रहा है, ठीक है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो गई है। अब ऐसा नहीं है कि जिस देश ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन किया है ग्लोबल वार्मिंग होगा तो नुकसान भी उसी को होगा, ऐसा नहीं है। अमेरिका ने बहुत सारी फैक्ट्रियां लगाई, बहुत से कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस किया, पैदा किया, तो क्या जो नुकसान हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो अमेरिका को हो रहा है? नहीं। नुकसान किससे हो रहा है? तो कोई बेचारा गरीब एक समुंदर में एक छोटा सा टापू था, वहाँ पे लोग बसे हुए थे, उनको नुकसान हो गया। क्यों भाई? क्योंकि हिमालय की जो पहाड़ पे जो बर्फ़ जमा हुआ था वो पिघल गया। उत्तरी ग्लेशियर, दक्षिणी ग्लेशियर, वहाँ से बर्फ़ पिघलने लगे और पिघल करके जो समुंदर का लेयर था उसको क्या किया, बढ़ा दिया। तो जो छोटे छोटे टापू थे वो क्या हो गए, डूबना स्टार्ट हो गया, ठीक है। मतलब गलती किसी और ने किया और भरना किसी और को पड़ रहा है। तो ये हो क्यों रहा है? तो ये हो रहा है संसाधनों का जो दोहन है ना वो अंधाधुन हो रहा है, इसी वजह से ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो इतनी सारी समस्याएं जब उत्पन्न हो गई तब लोगों को लगा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर हम लोग ऐसे ही चलते रहे, दिन दूर नहीं है जब स्थिति इतनी ख़राब हो जाएगी कि हम लोग यहाँ पे सांस भी नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरत है कि हम लोग जो ये अंधाधुन इस्तेमाल कर रहे हैं संसाधनों का, उसका इस्तेमाल थोड़ा ढंग से करें, ठीक है, ताकि ये आज हमारी ज़रूरतों को भी पूरा कर सके और कल जो हमारे आने वाले बाल बच्चे हैं उनके लिए भी ये बचा रह सके, ठीक है। नहीं तो जो संसाधन हम लोगों को मिला है और हम उसका जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं उससे तो भाई ये होगा कि सारा संसाधन हम ही लोग इस्तेमाल कर लेंगे, हमारा बाल बच्चा उस संसाधन को नहीं देख पाएगा और फिर क्या होगा, उससे नुकसान भी बहुत सारा होगा। तो लोगों को ये बात समझ में आया, तो आने से क्या हुआ भाई, लोगों ने बैठकें करना चालू की, मीटिंग करना चालू किया कि किसी भी तरीके से इस स्थिति को हमें क्या है, रोकना है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारी बैठक हुई, बहुत से छोटे छोटे देशों ने या तो बड़े बड़े देशों ने भी मीटिंग किया कि हाँ भाई हम लोग थोड़ा सा कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करेंगे, हम लोग जंगल को कम काटेंगे, हम लोग गाड़ियों पर लगाम लगाएंगे कि हमारे यहाँ इतनी गाड़ियाँ नहीं चलेगी, या तो 10 साल पुरानी जो मतलब 10 साल से ज़्यादा पुरानी हो गई हो, 15 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी है उसको हम अपने देश में नहीं चलने देंगे क्योंकि वो ज़्यादा धुआं उत्पन्न करता है। ये सारे पॉलिसी बनाए जाने लगे, ठीक है। तो इसी क्षेत्र में जो सबसे बड़ा कदम और सबसे पहली बार जो उठाया गया था वो एक सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में, ये ब्राज़ील में है, ठीक है। वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था और पृथ्वी को बचाने के लिए ये सम्मेलन हुआ था, इसीलिए इसका नाम रखा गया प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। 3 जून से 14 जून तक चली थी ये मीटिंग, ठीक है। 1992 में ये हुई थी, ठीक। इसमें क्या हुआ था, 21वीं सदी में पृथ्वी को बचाया जाना था, तो इसीलिए एक एजेंडा बना जिसका नाम रखा गया एजेंडा 21, ठीक है। 21वीं सदी को बचाने के लिए जो एजेंडा बनाया गया ये था क्या भाई, तो ये एक घोषणा था। जो एजेंडा 21 है वो एक घोषणा था और इस घोषणे में क्या किया गया था, तो इसमें यह कहा गया था कि जो सरकार है वो एक नियम बनाए और नियम को सख्ती से पालन करवाए जिससे कि पर्यावरण का नुकसान ना हो, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ पे बल दिया गया था, बिल्कुल नया चीज़ था और वो नया चीज़ क्या कहलाया, वो कहलाया सतत पोषणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस पे जोर दिया गया। इस घोषणा पत्र में कहा गया कि जितने भी देश हैं वो इस चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करने की कोशिश करें। ये क्या है अभी मैं समझाता हूँ, ठीक है। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है, जैसे इसको एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोगों को पानी मिला हुआ है, पीने का पानी, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग इसका दोहन कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, दिन दूर नहीं है जब पीने का पानी ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो क्या मतलब ये सही चीज़ है, पीने का पानी को हम लोग ख़त्म कर दें, हमारा बाल बच्चा जो आए पीछे वो प्यासा मर जाए? नहीं ना। तो इस स्थिति को रोकने को ही क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें यह कहा गया कि हमें जो संसाधन मिला है उसका इस्तेमाल हम ऐसे करेंगे कि भाई उसका इस्तेमाल हम भी कर लें, पर्यावरण को नुकसान भी ना हो और साथ ही साथ हमारे आने वाला जो जनरेशन है उसके लिए भी ये चीज़ उपलब्ध रहे। ऐसा ना हो कि सब हम ही लोग ख़त्म कर दें, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आज के जितने भी लोग हैं वो पानी पीना बंद कर दें क्योंकि हमें भाई अपने बाल बच्चों के लिए बचाना है, तो हम ही मर जाएंगे, तो बाल बच्चा कहाँ से आएंगे। मतलब हमें इस्तेमाल करना है और कैसे करना है, ऐसे करना है कि पर्यावरण को नुकसान ना हो। मतलब जैसे देखिए हम लोग नहाते हैं
तो जितना भाई नहाना है उतने में ही नहाओ ना, 10 बाल्टी पानी की क्या ज़रूरत है। ठीक, बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे देखोगे कि पाइप फटी हुई है, 10 दिन से पानी बह रहा है, तो उन सब चीज़ों पे क्या करना है भाई, लगाम लगाना है, उन सब चीज़ों को रोकना है, पानी को बर्बाद होने से रोकना है। या तो पानी को और क्या करना है, रिसाइकल करना स्टार्ट कर देना है। गंदे पानियों को हम लोग क्या करेंगे, फिर से उसको रिसाइकल करेंगे, उसको अच्छा बना देंगे। ठीक है, ऐसी ऐसी तकनीक विकसित करनी है। ठीक है, इसी को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि किसी भी संसाधन का वैसा उपयोग जिससे कि पर्यावरण का कोई नुकसान न हो, हमारा भी काम चलता रहे और भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसके लिए वो चीज़ बची रहे, वो संसाधन। उसी को क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ रियो डी जेनेरियो में हुआ था ये चीज़। ठीक है, तो उसको प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। 3 से 14 जून तक चला। 1992 में ये मीटिंग हुआ। ठीक है, और एजेंडा 21 इसमें बना था। क्या क्या हुआ था इसमें वो मैंने बताया। इसके ठीक 5 साल बाद एक और मीटिंग हुआ जो कि न्यूयॉर्क में हुआ। ये 23 से 27 जून तक चला था और ये 1997 ईस्वी में हुआ था। इसको कहा गया द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, और इसको एक और चीज़ कहा जाता है +5 पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, क्योंकि 5 साल में जितना काम हुआ था उसी को निरीक्षण करने के लिए, उसी को देख रेख करने के लिए ये सम्मेलन को किया गया था। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया, +5 पृथ्वी सम्मेलन भी कहा गया। ठीक है, इसके अलावा एक और पृथ्वी सम्मेलन हुआ जो कि हुआ था 2002 में। ठीक है, जो कि 26 अगस्त से 4 सितंबर तक चला था। ये जोहान्सबर्ग में हुआ था जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। तो ये सारे जो सम्मेलन हो रहे थे वो क्यों हो रहे थे, ताकि हमारी पृथ्वी को बचाया जा सके। ठीक है, इतने जो प्रदूषण हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इन सब से क्या किया जा सके, अपनी पृथ्वी को सुरक्षित रखा जा सके। बहुत से लोग हैं भाई जो कि बहुत फिक्रमंद होते हैं। कोई अपने बाल बच्चे को लेकर फिक्रमंद होता है, कोई अपने मतलब देश को लेकर फिक्रमंद होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूरी दुनिया को लेकर फिक्रमंद हैं, ताकि हमारी पृथ्वी बची रह सके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा ये बात। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। एक टॉपिक और रह गया है, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके बाद आज की इस वीडियो को समाप्त। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन से क्या चाहा जा रहा है कि सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि किसी भी देश में कितनी संसाधन है उसका हम लोग पता लगाएंगे। पता लगाने के बाद उसका एक लिस्ट बनाएंगे, मानचित्र बनाएंगे। ठीक है, कि संसाधन कितने हैं किसी देश में, और जो भी संसाधन है वो उस देश के कौन से हिस्से में है उसका एक मानचित्र भी बना लेना है। ठीक है, इसके बाद फिर उस संसाधन पे कार्य करने के लिए, उस संसाधन का दोहन ना हो सके या तो उस संसाधन को हम लोग अच्छे से वहाँ से इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए टेक्नोलॉजी बनाएंगे। ठीक है, उस संसाधन के इस्तेमाल के लिए। ठीक, अब देखिए उस संसाधन का इस्तेमाल ज़्यादा ना कर जाएं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, एक तालमेल बनाएंगे। कैसा, जैसे कि संसाधन नियोजन भी एक चीज़ है कि हम लोग संसाधन को ऐसा इस्तेमाल करेंगे जिससे कि वो संसाधन आगे के लिए भी बचा रहे। ठीक, लेकिन सरकार का भी एक ये होता है, पॉलिसी होता है। सरकार भी ये चाहती है कि हमारा देश क्या करे, तरक्की करे, और किसी भी देश की तरक्की उस देश के संसाधनों पे निर्भर करता है। तो संसाधन का इस्तेमाल करोगे तभी तो तरक्की करेगा, है ना, देश तरक्की करेगा। तो सरकार जो पॉलिसी बनाया है कि हमको 5 साल में इतना तरक्की कर जाना है, और संसाधन नियोजन जो हमसे कहता है कि हमें संसाधन का इतना ही इस्तेमाल करना है, तो दोनों के बीच में एक तालमेल बनाना है कि संसाधन का ऐसा ना हो कि एकदम ही इस्तेमाल ना है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है, अब आप उस 1 लाख रुपये से कोई बिजनेस करोगे तभी ना पैसा डबल होगा। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि सारा का सारा बिजनेस में ही लगा दो ताकि अगर बिजनेस का लॉस हो जाए तो सारा पैसा खत्म हो जाए, ऐसा नहीं। तो हमें इस तरीके से बनाना है कि हमें आगे की कमाई करने के लिए कम से कम 50,000 रुपया तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, ताकि हमें जो मतलब डेली का खर्च है वो निकलता रहे। ठीक है, ऐसा काम करना है। उसी तरीके से यहाँ पे संसाधन नियोजन में और सरकार की जो योजना है, दोनों में हमें क्या करना है, तालमेल बनाना है ना। इस तरीके से संसाधन का इस्तेमाल करना है कि संसाधन बचा हुआ भी रहे, पूरा पूरा ख़त्म भी ना हो, और सरकार को जितनी ज़रूरत है उतना हम लोग सरकार को संसाधन प्रोवाइड भी करवाते रहें। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, पढ़ते हैं। संसाधन नियोजन से क्या चाहा जा रहा है कि संसाधनों की पहचान कीजिए, लिस्ट बनाइए, और साथ ही साथ एक मानचित्र बना दीजिए। ठीक है, मानचित्र बना दोगे देश के नक्शे में तो हमें पता चलता रहेगा कि वो संसाधन कहाँ पे है। ठीक, उसके बाद संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी का विकास करेंगे, है ना, टेक्नोलॉजी तैयार करेंगे ताकि हम लोग उस संसाधन का क्या कर सके, अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। तीसरा ये है कि संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय योजना में तालमेल बनाएंगे ताकि हमारा राष्ट्र भी पीछे न रह जाए और हमारा जो संसाधन है वो भी पूरा पूरा खत्म ना हो जाए। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीज़ें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि संसाधन अगर किसी देश के पास है तो वो देश अमीर नहीं हो जाता है। ठीक है, वो देश अमीर तब होता है जब उस संसाधन का उपयोग करना जाने, ढंग से उपयोग
कर न जाने, वरना इतिहास बताता है कि जिस देश में संसाधन था और वहाँ के लोगों को संसाधन का इस्तेमाल करने नहीं आता था, तो वो देश जो विदेशी आक्रमणकारियों का ना वो क्या था, पसंदीदा जगह था। जैसे भारत के पास बहुत से संसाधन थे, तो अंग्रेजों ने क्या किया, इसको अपना पसंदीदा स्थान बनाया, यहाँ आया, जम के लूटा, 200 साल राज किया या नहीं किया, है ना। तो जहाँ पे संसाधन है और इस्तेमाल करना नहीं आता है, तो विदेशी लोगों के लिए ये बड़ा मन पसंदीदा जगह होता है कि वहाँ जाके क्या कीजिए, उसको खूब लूटिए, ठीक है। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जहाँ पे संसाधन होता है वो देश अमीर नहीं हो जाता। अमीर कब होता है, जब उस संसाधन का वो क्या करना जाने, इस्तेमाल करना जाने। तो ज़रूरी है कि संसाधन के इस्तेमाल करने के लिए हम लोग क्या करें, टेक्नोलॉजी का निर्माण करें। लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, वो ये है कि हमें एक और काम करना है, संसाधनों का संरक्षण करना है। संरक्षण का मतलब उसे बचाए रखना है ना, या तो इस तरीके से इस्तेमाल करवाना है ताकि उसके इस्तेमाल से हमारे पर्यावरण पे कोई नुकसान नहीं पड़े। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि संसाधनों का अगर अंधाधुंध इस्तेमाल हुआ तो हमारा पर्यावरण क्या है, धीरे धीरे नुकसान में जाने लगेगी, ठीक है। जैसे कि हो सकता है पॉल्यूशन बढ़ने लगे, हो सकता है ओजोन में छेद होने लगे, हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग आने लगे, कोई भी प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगा अगर हम संसाधन का इस्तेमाल ढंग से ना करेंगे। तो हम लोग जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, जो कि अवस्था के आधार पे जो संसाधन हम लोगों ने अभी पढ़ा था उनके बारे में एक एक करके समझते हैं। तो जो सबसे पहला संसाधन है वो है संभाव्य संसाधन। संभाव्य, जैसा कि इसका नाम है, संभाव्य का मतलब होता है संभावना। तो मतलब एक ऐसा संसाधन जिसमें संभावनाएं तो बहुत सारी हैं, अगर हम लोग उसका पूरा इस्तेमाल कर लें तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा संसाधन के रूप में निकल करके आएगा। लेकिन हम लोग उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास वैसी तकनीक नहीं है। अभी हम लोग उस तकनीक में बहुत पीछे हैं, इसीलिए हम लोग उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान आप लोग देख रहे होंगे, वहां पर बहुत गर्मी पड़ती है, धूप भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो वहां पर हम लोग सोलर प्लेट लगा करके बहुत सारा बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। लेकिन जितना धूप वहां पे गिरती है उन सभी सनलाइट का हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तकनीक नहीं है उतना अभी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में, असम में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पे पेट्रोलियम मिलने की संभावना है, लेकिन हमारे पास तकनीक नहीं है जिससे कि हम ये पता लगा सकें कि कहाँ पे पेट्रोलियम है, ठीक है। तो इसीलिए वो भी क्या है, अभी पड़ा हुआ है ऐसे ही तकनीक के अभाव में। संभावना है कि हम लोग उसका इस्तेमाल भविष्य में कर सकते हैं, लेकिन तकनीक नहीं है, इसीलिए अभी उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो वैसे जितने भी ये हैं संसाधन है उसे क्या कहा जाता है, संभाव्य संसाधन कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं एक और संसाधन का जिसे कहा जाता है ज्ञात संसाधन। तो वैसे संसाधन जिनके बारे में हमें पता है कि हाँ भाई ये संसाधन है और उनका इस्तेमाल हम लोग अभी कर रहे हैं। जैसे कि असम में बहुत से ऐसे जगह हैं, या तो बॉम्बे हाई का जो क्षेत्र है वहां से हम लोग पेट्रोलियम निकाल रहे हैं और निकाल करके उसका क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो सभी के सभी क्या हो गए, ज्ञात संसाधन है, मतलब कि हमें पता है उसके बारे में, है ना। जैसे झारखंड के बहुत सारा एरिया ऐसा है जहां से कोयला निकाला जा रहा है, तो ज्ञात संसाधन है वो। तो वैसे संसाधन जिनके बारे में हमें पता हो तथा जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन संसाधनों को क्या कहा जाता है, ज्ञात संसाधन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, ओके। अब बात करते हैं भंडारित संसाधन का। भंडारित संसाधन वैसा है कि वैसे संसाधन जो मानवों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उस संसाधन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तकनीक नहीं है। तो वैसे संसाधनों को क्या कहा जाता है, भंडारित संसाधन कहा जाता है, कि भंडार के रूप में हमारे पास उपस्थित है लेकिन तकनीक के अभाव में हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा जल। जल क्या है बच्चों, ये रहा ऑक्सीजन, इसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। अगर हम किसी भी तरीके से इस हाइड्रोजन को अलग कर दें, इस हाइड्रोजन को अलग कर दें, तो ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो हमें H2 के रूप में मिल जाए। और दुनिया का सबसे अच्छा गैस जो है वो क्या है, H2 है, अगर जलने के लिहाज से देखा जाए तो। जैसे हम लोग अपने गैस चूल्हा में क्या करते हैं, मतलब कि एथेन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ब्यूटेन होता है उसमें, तो उस गैस चूल्हा में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत कम गैस में बहुत ज्यादा उष्मा की ये होगी, उत्पत्ति होगी। लेकिन हम लोग क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास ये हाइड्रोजन गैस नहीं है। अब आप लोग कहोगे इतना पानी है, समुंदर ही समुंदर है, तो वहां से हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं निकाल लिया जाता, तो हमारे पास तकनीक नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि तकनीक है ही नहीं है, मान लीजिए कि हमने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल लिया, इस ऑक्सीजन से अलग करके हाइड्रोजन को निकाल लिया। हाइड्रोजन निकाले तो एक एग्जाम्पल के लिए है कि ये हाइड्रोजन को निकालने में 100 रुपया का खर्च बैठा, और जितना हाइड्रोजन निकाले हैं वो कितना कीमत का है, 10 रुपया का है ना। यानी कि जितना का माल निकलता नहीं उससे ज्यादा का क्या हो जाता है, खर्च बैठ जाता है। तो हम लोग क्यों निकालें।
तो अभी हमारे पास ऐसी तकनीक नहीं है जिससे कि मतलब कि काफी सस्ते रेट पे ये हाइड्रोजन को यहाँ से अलग किया जा सके। तो इसीलिए ये क्या है भाई, भंडारित संसाधन में आता है कि भंडार के रूप में हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक, इसके अलावा एक और संसाधन है, उसे हम लोग कहते हैं संचित संसाधन। ये भंडारित संसाधन का ही कह सकते हो कि छोटा मोटा एक हिस्सा है, वैसा संसाधन जिसका इस्तेमाल हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, भविष्य के लिए रखे हुए हैं, उसे क्या कहा जाता है, संचित संसाधन कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी नदियां हैं, अपनी इंडिया का ही बात करें तो बहुत सारी नदियां हैं, और नदियों में जो पानी है ना वो बह रही है, तो उस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डैम बना सकते हैं, और उस डैम के इस्तेमाल से हम लोग बिजली बना सकते हैं। लेकिन जितने भी नदी हैं सब पे हम लोगों ने डैम बनवा लिया है क्या, नहीं बनवाया। क्यों नहीं बनवाया, तो उसको रखे हुए हैं कि जब जरूरत होगी तब हम उस पर डैम बनवाएंगे और बिजली पैदा कर लेंगे, क्योंकि वो जा कहाँ रहा है, वो तो है हमारे पास ही ना, तो उसको हम लोग भविष्य के लिए रखे हुए हैं। इसी तरीके से अमेरिका के बहुत से ऐसे तटीय क्षेत्र हैं, समुद्र से लगे हुए बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे पेट्रोलियम मिलने की बहुत संभावना है, बल्कि ये कहा जाए पेट्रोलियम मिला हुआ है, उसको पता है कि यहाँ पे पेट्रोलियम है, वहां पे अपनी मशीनें लगा करके ड्रिल करके वहां से पेट्रोलियम निकाल सकता है। और दुनिया में जो पेट्रोल इतना महंगा हुआ है, वो पेट्रोल की दाम को क्या कर सकता है, कम कर सकता है, लेकिन वो अपना पेट्रोल निकाल नहीं रहा है। वो दूसरे देशों पे कब्जा कर करके, या तो कह सकते हैं कि गल्फ देश जितने भी हैं वहां से जो पेट्रोलियम निकलता है उसी का इस्तेमाल कर रहा है। तो वो अपना क्यों नहीं निकाल रहा है, तो अपना रखे हुए है, जब उनका पेट्रोल खत्म होगा ना तब वो अपना निकालेगा और उसका दाम बढ़ाएगा। ठीक है, ऐसा लोगों का मानना है, इसीलिए रखा हुआ है। जाहिर सी बात है, वो क्यों रखेगा, क्यों नहीं निकाल रहा है अभी, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात है कि हम लोग उसका इस्तेमाल तब करेंगे जब बाकियों के पास पेट्रोल क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को इसका पार्ट सेकंड चाहिए तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए SR क्लास के साथ।